बहुत बड़ा सत्ता पलटने वाला है। क्या ईरान का अगला सुप्रीम लीडर पद संभालने से पहले ही मौत की दहलीज पर है? द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खमेनेई की हालत गंभीर है। वो एक सीक्रेट ठिकाने पर इलाज करा रहे हैं और सुरक्षा कारणों से उनसे संपर्क बेहद सीमित है। इसी बीच ईरान में असली ताकत अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्पर्स के जनरल के हाथ में जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान के आसमान में सीजफायर के बावजूद बारूद की गंध अभी तक मिटी नहीं है, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। दावे के मुताबिक ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खमेनेई एक सीक्रेट बंकर में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। मोज्तबा खमेनेई की मौत से जिंदगी की जंग। अट्ठाईस फरवरी को जब अमेरिकी और इजरायली सेना ने उनके पिता अली खमेनेई के ठिकाने पर बमबारी की थी, उसी हमले में मोज्तबा खमेनेई के गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया गया था। 28 फरवरी को हुए हमले में अली खमेनेई, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई, लेकिन मोज्तबा बच गए। लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोज्तबा खमेनेई जिंदा लाश बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोज्तबा खमेनेई का शरीर जख्मों से छलनी है। उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब उन्हें कृत्रिम पैर यानी प्रोस्थेटिक लेग का इंतजार है। इतना ही नहीं, धमाके की वजह से मोज्तबा खमेनेई के चेहरे और होंठ भी झुलस गए हैं। यानी रिपोर्ट के मुताबिक मोज्तबा खमेनेई की हालत बहुत गंभीर है। आने वाले समय में उनकी कई प्लास्टिक सर्जरी होनी बाकी है। खमेनेई इस वक्त एक सीक्रेट ठिकाने पर हैं। उनसे मिलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि बड़े सैन्य कमांडर और वरिष्ठ नेता भी उनसे मिलने नहीं जाते। डर है कि कहीं उनकी लोकेशन ट्रेस न हो जाए। उनके आसपास सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल टीम है। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से मोज्तबा न दुनिया के सामने आए हैं, न ही उनकी आवाज किसी ने सुनी है। मोज्तबा खमेनेई को संदेश अब किसी वीडियो कॉल के जरिए नहीं, बल्कि हाथ से लिखी पर्चियों के रूप में गुप्त ठिकानों से बाहर आते हैं। ईरान में सरकार वर्सेस IRGC। एक तरफ मोज्तबा खमेनेई जख्मों से बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान में सत्ता के खात्मे की आहट सुनाई देने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर की नहीं, बल्कि सैन्य अफसरों का राज शुरू हो गया है। मोज्तबा खमेनेई कागजों पर सुप्रीम लीडर जरूर हैं, लेकिन वो महज एक बोर्ड डायरेक्टर बनकर रह गए हैं। असली पावर सेंटर अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जनरलों के पास है। युद्ध से लेकर कूटनीति तक और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने से लेकर अमेरिका से बातचीत तोड़ने तक के तमाम बड़े फैसले अब मिलिट्री कमांडर ले रहे हैं। यही नहीं, दावे के मुताबिक ईरान में IRGC के कमांडरों ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान को भी किनारे कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ता को भी इन्हीं जनरलों ने ठुकरा दिया है। जहां ईरानी राष्ट्रपति देश की गिरती अर्थव्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, वहीं जनरल युद्ध के रास्ते पर अड़े हैं। ईरान में जनरलों की सत्ता हावी हो रही है और मुस्तफा खमेनेई सिर्फ एक मुखौटा रह गए हैं। और इस बीच खबर है कि बातचीत के लिए पाकिस्तान ने चीन से संपर्क साधा है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक चीन पाक 6 सूत्रीय प्रस्ताव बना रहे हैं। ईरान को आसिम मुनीर की मध्यस्थता पर शक है, इसीलिए पाकिस्तान अब चीन के दरवाजे पर पहुंच गया है। मुनीर का मिशन तेहरान फेल, नहीं माना ईरान, हर मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान।
अब चीन की चौखट पर फील्ड मार्शल। पल पल बढ़ती युद्ध की टेंशन, पर्दे के पीछे माइंड गेम और एक्शन में एजेंट पाकिस्तान, जो हर मोर्चे पर नाकाम दिख रहा है। इसके पीछे वजह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। पदवी भले ही फील्ड मार्शल का हो, लेकिन आसिम मुनीर असल में फील्ड मार्शल हैं। सेना प्रमुख आसिम मुनीर का रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालिए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर हालात बदतर हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत ने जमकर धोया। ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर फेल साबित हुए। वहीं टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में खुलेआम हमले कर रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। इमरान खान जेल में है। जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है। यानी आसिम मुनीर अपने देश के हालात संभालने में भी फेल है। पाकिस्तान में घरेलू संकट के बीच ट्रंप की कठपुतली बने आसिम मुनीर वार्ता करवाने चले। इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा रही। दूसरी वार्ता हो नहीं पाई। आसिम मुनीर ईरान को मना नहीं पाए। उनका 3 दिन का दौरा बेअसर रहा। ईरान को आसिम मुनीर बातचीत के टेबल पर ला नहीं पाए। यानी यहां भी मुनीर फिसड्डी साबित हुए। ईरानी मीडिया में आसिम मुनीर पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी प्रश्न चिन्ह है। Yes, the Pakistan started to be a mediator between Iran and the United States of America, but unfortunately America is not ready for negotiating. ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा। अब हालत यह है कि आसिम मुनीर को चीन की चौखट पर जाना पड़ रहा है। ईरान से बातचीत के लिए चीन की जरूरत पड़ गई। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के बीच वार्ता की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर एक 6 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इस 6 सूत्रीय प्रस्ताव की पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि प्रस्ताव मल्टी कंट्री बैलेंस रणनीति पर आधारित होगा। भले ही ईरान बातचीत से इनकार कर चुका हो, फिर भी पाकिस्तान वार्ता करवाने पर क्यों उतारू है? इसका जवाब है ट्रंप फैक्टर। मुनीर की इस एक्टिविटी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। यानी आसिम मुनीर मीडिएटर नहीं, बल्कि एक एजेंडा प्लेयर बनकर उभर रहे हैं। हार्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए परमाणु बम से कम नहीं है। ईरान हार्मुज स्ट्रेट के जरिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब ईरान की IRGC हार्मुज पर मौजूद जहाजों पर कब्जा कर रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। दूसरी तरफ अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिका इजराइल ने रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल वहीदी को सबसे बड़ा टारगेट बना दिया है। ईरान में ट्रंप का युद्ध जिस कमांडर से है, उसका चेहरा सामने आ गया है। नेतन्याहू को ईरान में जिस जनरल से निपटना है, उसका पता लग गया है। ईरान का वॉर कमांडर उस धुरंधर का भी बॉस है, जिसके लिए खूंखार कुद्स लड़ा के मर मिटते हैं। ये नाम है मेजर जनरल अहमद वहीदी। उनका ओहदा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बॉस का है। वो अमेरिका इजराइल युद्ध के वॉर कमांडर के तौर पर कुख्यात हो गए हैं, जिसने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रखी है, जिसने नेतन्याहू की टेंशन दोगुनी कर दी है, जिसने भारी देशों की वजीहत कर डाली है, जिसने अमेरिका से समझौता नहीं युद्ध को चुना। ये वही कमांडर है, ईरान का सुपर लड़ाका अहमद वहीदी। इसी के इशारे पर यह युद्ध दोबारा शुरू हुआ है। कमांडर वहीदी ने इस्लामाबाद में जनरल मुनीर को राह ताकने पर मजबूर कर दिया। कमांडर वहीदी ने ट्रंप को सीज फायर बढ़ाने के लिए बेबस किया है। कमांडर वहीदी तय कर रहे हैं कि जंग कहां तक की जाएगी। उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को खदेड़ भगाने तक हमला होगा। वहीदी ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज में जो आए उसे तबाह करना है। ट्रंप के नए डील ऑफर के बाद भी कमांडर वहीदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इस वजह से
हॉर्मुज तेल गलियारे में ईरान ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के मुताबिक 22 अप्रैल को हॉर्मुज में ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान ने ओमान तट पर एक जहाज को गनबोट से धुआं कर दिया। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हॉर्मुज से ट्रंप नाकाबंदी हटाएं, ईरान की बनाई शर्तों पर हामी भरें, फिर ईरान समझौते पर सोचेगा। अगर इस बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो फिर बदला किस तरह से लिया जाएगा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای مکرر رئیس جمهور امریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست این کشور با تأکید بر آمادگی کامل هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज में ईरान पूरी तरह से हावी है। ईरान के लड़ाकों ने हॉर्मुज में जिन 2 जहाजों को जब्त किया उसकी डिटेल भी रिलीज की है। साथ ही इनको कब्जे में लेने की एनिमेशन फिल्म भी दिखाई है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बताया कि MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोनिंडास नाम के 2 जहाजों को पकड़ा गया क्योंकि इन जहाजों ने बिना जरूरी परमिट के हॉर्मुज में घुसकर सिक्योरिटी ब्रीच की है। ईरान ने आरोप लगाया कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं ओमान से 15 नॉटिकल मील दूर उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज को ईरान ने गनबोट से दहला दिया। यानी लड़ाई फिर से छिड़ गई है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के दूत अमित सईद इरावनी ने धमकी दी कि जब तक ट्रंप के जंगी जहाज ईरान के करीब मंडराते रहेंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा। Will it start again? We hope so. We don't know. We are ready for that. It depends to the United States. If they broke the blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके लगाए ब्लॉकेड से ईरान कंगाल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान आर्थिक रूप से ढह चुका है। ईरान इसीलिए डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर ईरान ने 2 के बदले 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के ये 2 जहाज कब्जे में ले रखे हैं। एक है तोस्का और दूसरा MT तिफानी। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल के लिए पूरी तरह बैन है। मतलब ईरान और ओमान के बीच 167 किलोमीटर लंबा 40 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज तेल गलियारा युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। कमांडर वाहिदी का प्लान ट्रंप को हॉर्मुज फ्रंट पर फंसाए रखना है, जिससे से ज्यादा समय का इस्तेमाल हथियारों को जुटाने में किया जाए। तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने यह जता दिया कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। इस बीच सीज फायर एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे भी अमेरिका की दलील सामने आई है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ट्रंप ने ईरान में अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IRGC के बड़े कमांडरों की मिलिट्री काउंसिल सब कंट्रोल कर रही है। खामनेई ऊपर जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंच के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त IRGC और उसकी मिलिट्री काउंसिल पर निर्भर है। सवाल ऐसे में ये है, क्या फैसले IRGC या जनरल अहमद वहीदी ले रहे हैं? तालिबाफ से लेकर अराकची तक सब सीज फायर पर वही रुख आगे कर रहे हैं जो वाया IRGC उन तक पहुंच रहा है। जनरल वाहिदी का दबदबा ईरान में आज से नहीं है। वो अली खामनेई के भरोसेमंद हैं। उन्हें कमांडर सुलेमानी का खास कहा जाता है। ईरान के इस वॉर कमांडर ने बड़ी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। जनरल वाहिदी इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान के गृह मंत्री थे। महमूद अहमदी नेजाद के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान वाहिदी रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। जनरल अहमद वाहिदी पहले कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। वो भी कासिम सुलेमानी की इस एलिट यूनिट के कमान संभालने के पहले की बात है। अर्जेंटीना में 1994 में हुए
AMIA बम धमाके के मामले में भी इंटरपोल ने वहीदी को वांटेड करार दिया था। जनरल वहीदी की सोच सुप्रीम लीडर अली खामनी से मेल खाती है। वहीदी अमेरिका और इजराइल से समझौते के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। हॉर्मुज पर उनकी बनाई शर्तें ये बता रही है कि ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक बिल तैयार किया है। संसद ने मुहर लगने के बाद ईरान कानूनन तरीके से हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकेगा। ईरान के नए बिल से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और उसके करीबी देशों को होगा, जिसमें ग्रीस, UAE, सोमालीलैंड भी शामिल है। मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें हॉर्मुज को अपना हिस्सा बताया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन देशों ने जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है उनके जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देश को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी होगी। जब इजराइल पर संकट आएगा तो अमेरिका कहां चुप रहेगा। जाहिर है ट्रंप युद्ध से दूर नहीं रह सकते। कम से कम जनरल वहीदी के वॉर कमांडर रहते अमेरिका इजराइल को बराबर टक्कर मिलने की गारंटी दी गई है। ट्रंप ने भले ही हार्मोश में बारूदी सुरंग बिछाने वाली जहाजों को उड़ाने का ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन जब तक ईरान के समुद्री माइंस को पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा तब तक खतरा पूरा है। और एक दावे के मुताबिक इन बारूदी सुरंगों को हटाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, यानी तब तक अमेरिका की मुश्किलें आसान नहीं होने वाली हैं। ये ईरान का रिलीज किया गया वीडियो है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के जहाज पर हमला है। ईरान के नकाबपोश लड़ाके तेल के जहाज पर धावा बोलकर उसे कब्जे में ले रहे हैं और ट्रंप को ये बता रहे हैं कि वॉर जोन में ईरान सुपर पावर है। ईरान ही नहीं, पेंटागन ने भी ये मान लिया कि हॉर्मुज में ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों को जब तक हटाया नहीं जाता हॉर्मुज में वो घुस भी नहीं पाएंगे। ऐसा किया तो भस्म हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी संसद को ये जानकारी दी कि हॉर्मुज से सभी बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस को दी गुप्त ब्रीफिंग में हॉर्मुज में 20 बारूदी सुरंग लाइन होने का भी अनुमान लगाया गया। ईरान ने इन बारूदी सुरंगों को GPS सिस्टम से लैस कर रखा है, जिससे उनकी लोकेशन बदलने पर फौरन अलर्ट मिल जाता है। लेकिन पेंटागन ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकारते हुए दावा किया कि वो एक झटके में हॉर्मुज को क्लियर कर सकते हैं। पेंटागन प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने धमकी दी कि हॉर्मुज को 6 महीने बंद रखा गया तो ईरान तबाह हो जाएगा। इसका जवाब ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति के चीफ ने दिया है। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने की कोई मांग ईरान की तरफ से की ही नहीं गई। ट्रंप ने हार टालने के लिए समझौते को आगे बढ़ाया है। ما تقاضای آتش بس نداشتیم. ما هیچ وقت دنبال آتش بس نبودیم. اتفاقا بسیاری از مردم ما در این ایام بعد از جنگ 40 روزه از آتش بس گلایه‌مند بودن. اعلام می‌کردن که ما این دشمن شکست خورده رو باید تعقیب کنیم. باید مورد برخورد جدی‌تر قرار بدیم. به هر شکل این آتش بس برقرار شد. به یک دلیل هم شاید این که ما به سری اصول اخلاقی جنگ هم میخوایم خودمون رو پایبند کنیم. असल में युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का जितना अनुमान अमेरिका इजराइल ने लगाया है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। वहीं इजराइल ने 4,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका इजराइल ये मान चुके हैं कि उनके हमलों में ईरान की 60% मिसाइलें बर्बाद हो गई हैं। और इतना ही नहीं, ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की गलत फहमी भी अमेरिका और इजराइल ने पाल रखी है। लेकिन अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया
कि युद्ध में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर हथियार गोदाम अंडरग्राउंड हैं, जहां रखे बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर सुरक्षित हैं। इजराइल ने युद्ध के वक्त ये आरोप लगाए कि ईरान 8000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है। ईरान के राष्ट्रीय सिक्योरिटी और विदेश समिति के चीफ ने माना कि फिलहाल ईरान का पूरा जोर हथियारों के गोदाम भरने में लगा हुआ है। برای ایجاد آمادگی برای بازسازی به عبارت نیروهای مسلح ما فرصتی است برای خشاب گذاری. ما این فرصت رو قطعاً به بهترین شکل ممکن استفاده کردیم. कि ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका ईरान की मांग के बिना ही सीजफायर को लागू कर चुका है, और वार एक्सपर्ट का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर इस वक्त हमला करता है तो अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइलों का जखीरा बचा हुआ है। नासूर बन गई नाकाबंदी, हॉर्मुज में फंस गए ट्रंप। ईरान युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो ईरान की बुरी तरह से तबाही होगी, या फिर ईरान हॉर्मुज के समुद्री इलाके को अमेरिकी सेना के लिए जहन्नुम बना देगा। सबसे बड़ी और खतरनाक बात तो यह है कि इस वक्त ईरान में सत्ता की चाबी जिन लोगों के हाथ में है, वो अमेरिका और इजराइल से दो दो हाथ करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान की सैन्य ताकत और मिसाइलों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइलें मौजूद है, जो अमेरिका और इजरायली अड्डों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खबर तो ये भी है कि ईरान ने हॉर्मुज में पूरी ताकत से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है, और अमेरिका की नाकेबंदी कुछ भी नहीं कर पाई। ईरानी स्पीड गन बोट्स ने तो कई जहाजों को पकड़ा है। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ईरानी मीडिया का तो यहां तक दावा है कि पाकिस्तान ने अब चीन से मदद मांगी है ताकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सके। पाकिस्तान ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर 6 सूत्री फॉर्मूला बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इधर पेंटागन के अधिकारियों का दावा है कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी अंतिम दौर में है। यानी सीज फायर नहीं बल्कि सीरियल अटैक को लेकर एक बड़ी तैयारी हो चुकी है, और यही वजह है कि ईरान की नई लीडरशिप अमेरिका और इजराइल पर बेहद सख्त हमले का प्लान बना रही है।